नमस्कार। सीएससी कैंपस में सभी का स्वागत है। तो आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे साल के बारे में जानेंगे, एक ऐसी कहानी जब पूरे उत्तर भारत में आप सोचिए बगावत की आग भड़क उठी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। और इस पूरी कहानी में हम खास तौर पर अवध पर फोकस करेंगे, जो इस विद्रोह का कह सकते हैं दिल बन गया था। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस विद्रोह के पीछे ना कई वजहें थीं, लेकिन एक वजह बड़ी दिलचस्प है और वो थी एक भविष्यवाणी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई 100 साल पुरानी भविष्यवाणी एक इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती है? पर यही वो विश्वास था जिसने लोगों के मन में आज़ादी की एक नई उम्मीद जगा दी थी। तो फिर ये क्रांति की चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से? चलिए सबसे पहले उन वजहों को समझते हैं, वो कारण जिन्होंने मिलकर पूरे उत्तर भारत में इस विद्रोह की आग को हवा दी। जरा सोचिए, साल था 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई और वहीं से भारत में ब्रिटिश राज की कह लीजिए एक तरह से शुरुआत हुई। अब ठीक 100 साल बाद 1857 में लोगों के बीच एक बात आग की तरह फैल गई, एक भविष्यवाणी कि अब अंग्रेजों का राज खत्म होने वाला है। बस इस एक विश्वास ने विद्रोहियों में एक अलग ही जोश भर दिया। उन्हें लगने लगा कि भाई हमारी जीत तो पक्की है, ये तो पहले से तय है। एक और बड़ा मसला था और वो था रसोई का। अब देखिए, अंग्रेजों के लिए तो ये सीधी सी बात थी, सारे सिपाही एक साथ एक ही जगह खाना खाएंगे तो मैनेजमेंट आसान होगा। लेकिन भारतीय सिपाहियों के लिए, उनके लिए खाना और जाति के नियम बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते थे। उन्हें लगा कि ये तो सीधे सीधे हमारे धर्म पर, हमारी पहचान पर हमला है, कि अंग्रेज जानबूझकर हमारी आस्था को खराब करना चाहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इतना बड़ा विद्रोह, इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? मतलब कौन थे वो लोग जो इसे लीड कर रहे थे? चलिए देखते हैं। विद्रोहियों ने ना बहुत ही समझदारी से काम लिया। उन्होंने अपने नेता उन पुराने शासकों और नवाबों को बनाया जो अंग्रेजों के आने से पहले राज करते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि जनता के लिए सम्मान का, अपनेपन का एक प्रतीक थे। उनके एक इशारे पर हजारों लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते थे। और बस इसी वजह से विद्रोहियों का हौसला एकदम आसमान पर पहुंच गया। और ये विद्रोह देखिए, किसी एक शहर या एक इलाके तक नहीं था, ये पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। जैसे दिल्ली में विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, कानपुर में नाना साहिब ने कमान संभाली, बिहार में जमींदार कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला और अवध में नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर बगावत हुई। इससे पता चलता है कि ये कितना फैला हुआ और ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन था। तो अब आते हैं विद्रोह के केंद्र पर, यानी अवध। सवाल यह है कि अवध में ऐसा क्या हुआ था कि बगावत की आग सबसे तेज यहीं भड़की। चलिए इसकी गहरी वजहों को खोदते हैं और समझते हैं। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा यूं ही एक झटके में नहीं कर लिया। ये सब बहुत धीरे धीरे हुआ। कहानी शुरू होती है 1801 से, जब उन्होंने अवध पर एक सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस थोप दी। इसका मतलब क्या था? सीधा सा मतलब था कि नवाब अपनी सेना नहीं रख सकते और अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहेंगे। और फिर 55 साल बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई नवाब ठीक से राज नहीं कर रहे हैं, और ये बहाना बनाकर पूरा का पूरा राज्य ही हड़प लिया। लेकिन मजे की बात यह है कि अंग्रेजों का ये कुशासन वाला आरोप एक सफेद झूठ था। हकीकत तो ये थी कि नवाब वाजिद अली शाह अपनी जनता के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। लोग उन्हें दिल से प्यार करते थे। तो ये साफ था कि अंग्रेजों का असली मकसद कुछ और ही है और नवाब को हटाने के लिए तो बस एक बहाना चाहिए था। और जब नवाब को लखनऊ छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया, तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर मातम में डूब गया हो। लोगों के दुख की कोई सीमा नहीं थी। उस समय के लिखने वालों ने लिखा है कि देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान हो गई है। सोचिए, ये एक लाइन उस गहरे दर्द को बता देती है जो अवध के लोगों ने उस वक्त महसूस किया होगा। तो फिर असली वजह क्या थी? सीधी सी बात है, पैसा और मुनाफा।
अवध की जमीन नील और कपास जैसी कैश क्रॉप्स के लिए सोने जैसी थी और इन्हीं फसलों से तो ब्रिटेन की मिलें चलती थी। साथ ही अंग्रेज अवध को नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा मार्केट बनाना चाहते थे जहां वो अपना सामान बेच सकें, और नवाब का शासन उनके इस लालच के रास्ते का कांटा बन रहा था। तो चलिए अब जरा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे अंग्रेजों के इस एक कदम ने, मतलब अवध पर कब्जे ने, वहां के समाज की पूरी नींव हिलाकर रख दी और कैसे हर तबके के लोगों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, ताल्लुकदार। ये ताल्लुकदार कौन थे? देखिए, ये सिर्फ जमींदार नहीं थे, ये अपने अपने इलाकों के छोटे मोटे राजा जैसे थे। इनके पास अपने किले होते थे, अपनी सेनाएं होती थीं। ये नवाब के लिए किसानों से टैक्स वसूलते थे और बदले में गांव की देखभाल भी करते थे। इसीलिए समाज में इनकी बहुत इज्जत थी। अंग्रेजों ने आते ही सबसे पहले इसी पुरानी व्यवस्था को तोड़ा। नवाब का दरबार खत्म हुआ तो हजारों संगीतकार, कारीगर, कर्मचारी सब बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए। ताल्लुकदारों से उनकी जमीनें छीन ली गईं, उनके अधिकार छीन लिए गए, उनके किले तोड़ दिए गए और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। मतलब जो कल तक अपने इलाके के राजा थे वो रातों रात कुछ भी नहीं रहे। अब अंग्रेजों को लगा था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वो किसानों का दिल जीत लेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। किसानों पर टैक्स का बोझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ एक और जरूरी बात है, ब्रिटिश सेना में जो सिपाही थे ना, उनमें से ज्यादातर अवध के इन्हीं गांवों से आते थे। वो एक तरह से वर्दी में किसान ही तो थे। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से अपने परिवार वालों को, अपने गांव को बर्बाद होते देखा, तो जाहिर है उनका खून खौल उठा। तो सवाल ये है कि ये जो विद्रोही थे, ये आखिर चाहते क्या थे? क्या था इनका मकसद? चलिए उनके छोड़े हुए कुछ सुरागों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विद्रोहियों ने कोई बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी तो नहीं छोड़ी है, लेकिन उन्होंने जो कुछ पोस्टर और घोषणाएं जारी की, उनसे उनकी सोच साफ पता चलती है। उनकी सबसे बड़ी अपील और सबसे जरूरी अपील थी हिंदू मुस्लिम एकता की। वो सब मिलकर अंग्रेजों को बाहर करना चाहते थे। वो उस पुरानी दुनिया को वापस लाना चाहते थे जो अंग्रेजों के आने से पहले थी। उनका बस एक ही सपना था, एक ही मकसद, फिरंगी राज का खात्मा। तो अब देखते हैं कि इस जबरदस्त विद्रोह से जो ब्रिटिश साम्राज्य बुरी तरह हिल गया था, उसने कैसे और कितनी बेरहमी से पलटवार किया। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही सख्त कानून लागू किया जिसे कहते हैं मार्शल लॉ। ये एक भयानक कानून था। इसने कह लीजिए इंसाफ की पूरी प्रक्रिया ही खत्म कर दी। अब किसी भी अंग्रेज को, चाहे वो अफसर हो, सिपाही हो या आम नागरिक, उसे यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी भारतीय पर सिर्फ शक के आधार पर मुकदमा चला सकता है। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, और सजा सिर्फ एक थी, मौत। दिल्ली, जो इस पूरे विद्रोह का एक सिंबल, एक प्रतीक बन चुकी थी, उसे वापस जीतना अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। तो उन्होंने दो तरफ से हमला किया। एक फौज पंजाब से भेजी गई और दूसरी कलकत्ता से। और ये लड़ाई सिर्फ फौजों के बीच नहीं थी, दिल्ली के आम लोगों ने भी इसका जबरदस्त मुकाबला किया। दिल्ली पर वापस कब्जा करना अब दोनों के लिए नाक का सवाल बन गया था। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, विद्रोह के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं था, बल्कि भविष्यवाणी, सांस्कृतिक मुद्दे और राजनीतिक शिकायतें सब कुछ शामिल था। दूसरी बात, अवध विद्रोह का सबसे बड़ा गढ़ था। क्यों? क्योंकि वहां नवाब को हटाने और नई नीतियों से समाज का हर तबका, दरबार से लेकर किसान तक, सब नाराज थे। तीसरी बात, विद्रोही एकजुट होकर अंग्रेजों से पहले वाला पुराना निजाम वापस लाना चाहते थे। और आखिर में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ और जबरदस्त फौजी ताकत का इस्तेमाल करके इस विद्रोह को पूरी बेरहमी से कुचल दिया। अब एग्जाम के लिहाज से 3 बातें खास तौर पर याद रखने वाली हैं। पहला, 2 जरूरी तारीखें, 1801 जब सहायक संधि थोपी गई और 1856 जब अवध पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया। दूसरा, अवध का मामला ये समझने के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक ये सारे कारण मिलकर एक बड़े जन विद्रोह को जन्म देते हैं। और तीसरा पॉइंट, अंग्रेजों का जो पलटवार था वो सिर्फ सिपाहियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि आम जनता के खिलाफ भी था। और यही बात दिखाती है कि ये विद्रोह कितना गहरा और फैला हुआ था।
तो उम्मीद है कि ये पूरा विषय अब एकदम साफ हो गया होगा। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल सीएससी कैंपस को शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।